नमस्कार, स्वागत है खबर दुनिया में आप सभी का। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। भारत और साइप्रस ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला। दोनों देशों के बीच नवाचार और तकनीक, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौते। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्यबल के गठन पर सहमति। युद्ध रुकवाने के लिए ईरान अमेरिका शांति वार्ता में मामूली प्रगति। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, होर्मुज में टोल वसूली की व्यवस्था कतई स्वीकार्य नहीं। ईरान ने कहा, वार्ता सिर्फ युद्ध समाप्त करने तक ही सीमित। अमेरिका ने अब क्यूबा पर कसा शिकंजा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हवाना को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। कहा, शांतिपूर्ण समझौते की गुंजाइश बेहद कम। क्यूबा ने आरोपों को किया खारिज। रक्षा खर्च पर चर्चा के लिए स्वीडन में जुटे नाटो देशों के विदेश मंत्री। यूरोप सैनिकों की कटौती के बीच ट्रंप का बड़ा कदम। पोलैंड में 5,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का ऐलान। नाटो प्रमुख ने फैसले का किया स्वागत। भारत की अध्यक्षता में 26 मई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो बैठक में होंगे शामिल। कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। अब आपको बताते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर। और भारत की यात्रा पर आए हैं साइप्रस के राष्ट्रपति। भारत की यात्रा पर राजकीय यात्रा पर पहुंचे साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता अनेक अहम वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर तो हुई ही, साथ ही भारत ने साइप्रस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का स्तर तक विस्तारित करने का फैसला किया है। दोनों देशों के एक नए रणनीतिक संबंधों के विस्तार से न केवल लोकतांत्रिक मूल्य और संप्रभुता, बल्कि भू राजनीतिक व्यवस्था में सहयोग के नए आयाम जुड़ेंगे। हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच व्यापक तौर पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। दोनों ही देश निवेश, नौवहन, शिपिंग निर्माण, वित्त प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर तक ले जाने के लिए सहमत हुए। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर साझा जानकारी के मुताबिक इस यात्रा और दोनों नेताओं की आपसी मुलाकात के बाद कुल 14 लिस्ट ऑफ आउटकम सामने आए हैं, जिसमें रणनीतिक साझेदारी के अलावा आतंकवाद, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, राजनयिक प्रशिक्षण, तकनीक व नवाचार, साइबर सुरक्षा, डायलॉग सर्च और रेस्क्यू पर समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि साइप्रस भारत में 10वां बड़ा निवेशक देश है। बीते 10 साल में ये निवेश 2 गुना हुआ है। इसे अगले 5 साल में मौजूदा स्तर से 2 गुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं साइप्रस के राष्ट्रपति ने संप्रभुता के प्रति भारत के आग्रह की सराहना की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नई चुनौतियों के खिलाफ दोनों देश एक मत हैं। And I'm very pleased that one of the deliverables today is the creation of a joint task force on cooperation in key sectors such as infrastructure,
shipping, and economic cooperation. And at the same time, I'm very pleased that building on the joint declaration on the implementation of our strategic partnership agreed during Prime Minister's visit last year, our two countries signed today a series of memoranda of understanding and a roadmap to further deepen cooperation across strategic sectors. Together, these agreements reflect both the breadth of our partnership and our shared commitment. रक्षा सुरक्षा बुनियादी ढांचा निर्माण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और साइप्रस सहयोग और बढ़ाएंगे। वैश्विक संघर्ष को लेकर दोनों देशों ने संयुक्त बयान के दौरान शांतिपूर्ण हल निकालने के आग्रह को दोहराया। राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडलाइडस ने राजघाट जाकर सत्य अहिंसा के मूल्यों को जीवंत करने वाले महात्मा को श्रद्धांजलि दी। अस्थिर दुनिया में भारत ने भी संघर्षों के कूटनीतिक हल पर जोर दिया। साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, रक्षा, समुद्री क्षेत्र, आधुनिक तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा गया, वहीं एक अच्छी खबर यह है कि अगले साल से साइप्रस में भारत का यूपीआई काम करने लगेगा। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कितनी महत्वपूर्ण है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और कैसे संबंधों को विस्तार दिया गया, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं विदेश मंत्रालय में, फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं। संजय भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द्विपक्षीय संबंध अगर रणनीतिक स्तर पर पहुंचते, आम आदमी ये जानना चाहता है कि कितना बदलाव आता है, क्योंकि राजनयिक भाषा इसको शब्दों में ही सीमित कर देती है, लेकिन विस्तार इसको अनंत मिलता है। जी, आप जानते हैं कि भारत और साइप्रस का संबंध बहुत पुराना है। दिल्ली में एक सड़क का नाम है आर्चबिशप मैकरियो स्ट्रीट, और इससे जाहिर होता है कि हमारा जो संबंध बहुत ही मजबूत फाउंडेशन पे बना हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों का देखें, हमारा रिश्ता बहुत ही तेजी से आगे बढ़ चुका है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री वहां पे साइप्रस के दौरे पे गए थे, तो हम लोगों ने बहुत सारे समझौते उस समय भी किए थे, और इस साल जब साइप्रस का राष्ट्रपति आए हैं, तो हमने उस स्तर को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में किया है। ये क्यों ऐसा बदलाव आया है? आप देखते हैं कि साइप्रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल हब है, जहां से हमारे काफी जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, एफडीआई होता है, उसके थ्रू होता है, क्योंकि साइप्रस फाइनेंस के जरिए से यूरोप का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेग है। दूसरा, वहां पे भारत के लोग बहुत लार्ज नंबर्स में जाते हैं, ना सिर्फ टूरिस्ट बट हमारे काफी फिल्म कंपनीज, और मैंने सुना है कि इस बार शायद यूपीआई का भी अग्रीमेंट हो जाएगा, जिससे हमारे जो भारत के जो लोग जाते हैं उनको बहुत सहायता मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा है जो कि हमारा स्ट्रेटेजिक विजन है साइप्रस के साथ, क्योंकि साइप्रस और यूरोप का जो बहुत घनिष्ठ संबंध है, उसमें टेक्नोलॉजी एक है, डिफेंस कोऑपरेशन एक और है, और एक है कि जो कि हम लोग अपना जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आईमेक का हमारा इंडिया से वेस्ट एशिया के रीजन में, फिर वहां पे इजराइल से हम लोग यूरोप की तरफ और जा रहे हैं। तो यूरोप पे जब हम लोग जा रहे हैं, पुराना ख्याल था कि हम लोग सिर्फ ग्रीस में जाएंगे, लेकिन अभी नया ख्याल है कि बहुत सारे हब्स बनेंगे, और इसमें से एक साइप्रस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हब बनेगा। तो हम लोग अगर देखें कि हमारे एक्सपोर्ट्स की दृष्टिकोण से, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन, हमारे जो नौसेना है वो साइप्रस का जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, वहां पे काफी सारे नेवल एक्सरसाइजेस किए हैं। तो साइप्रस हालांकि एक छोटा देश है, अगला साल वो लोग यूरोपियन काउंसिल का भी नेतृत्व करेंगे। भारत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है जी, और वो और विस्तार मिलेगा जो बना है। जी, मिस्टर संजय भट्टाचार्य जी, जो लिस्ट ऑफ आउटकम है, 14 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों ने सहमति जताई है। व्यापारिक क्षेत्र से अलग रक्षा, सुरक्षा, नवाचार, इन सब क्षेत्रों को किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति जब आए भारत, तो हिंदुस्तान के जो हाफ जैकेट होते उस लिबास में वो आए हुए थे। जब एयरपोर्ट पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर दे के स्वागत किया गया, एक कहीं पर्सनल कनेक्ट के साथ साथ
साइप्रस ने राष्ट्रपति ने कहा कि संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों को हम स्पष्ट तरीके से भारत की सराहना करते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर हम कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या संदेश दुनिया को? ये हम लोग आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का जो यूरोप का भी दौरा हुआ था, अभी हाल में जो यूरोप का दौरा हुआ, इसमें भी ये बार बार ये रेटरेट हुआ कि हम लोग का जो कोर वैल्यूज है, डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का, काउंटर टेररिज्म का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट अंश है, ये सारे में हम दोनों के बीच बहुत समझौता अच्छा है। और साइप्रस के साथ खासकर काउंटर टेररिज्म में हमारा बहुत ही अच्छा तालमेल रह चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइप्रस भी एक डिवाइडेड कंट्री है, कुछ अंश उनका विदेशी कब्जे में है। तो उस वजह से भी हम लोग जो काउंटर टेररिज्म का जो समझौता है और कोऑपरेशन है वो बहुत ही मजबूत है। भट्टाचार्य जी, स्पष्ट तरीके से जब राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत की संप्रभुता के मूल्य लोकतांत्रिक मूल्य, स्पष्ट तरीके से ऐसी भी ताकतें हैं दुनिया में जो संप्रभुता पर अतिक्रमण करती हैं, अवैध कब्जा करती है। साइप्रस भी इसका कहीं ना कहीं मतलब विक्टिम है। पूरी दुनिया को एक संदेश कि जो क्षेत्रीय अखंडता है, सुरक्षा है, जो भौगोलिक सीमाओं के सम्मान की बात है, उस पर कहीं ना कहीं दोनों देश एक दूसरे के लिए साथ साथ खड़े हैं और आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इसको मजबूती देंगे, मुखर आवाज़ देंगे। जी, क्योंकि उनका भी ये जो मसला है जो सेपरेशन का, वो अभी तक हल नहीं हुआ है, लेकिन भारत शुरू से उनके साथ इस विषय पे सहमत है और सपोर्टिव रह चुका है। और साइप्रस इसका बहुत ही ऊंचा रिकग्निशन देता है, क्योंकि भारत जैसा समृद्धि और पावरफुल देश अगर उनके साथ रहे इस विषय पे, तो जैसे कि यूएन में या और जो विषय पे जहां पे इसके बारे में चर्चा होता है, तो इंडिया का सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साइप्रस इसके लिए बहुत ही कृतज्ञ है। जो लिस्ट ऑफ आउटकम है, 14 जो क्षेत्र देखे गए हैं, उनमें कैसे आप देखते हैं किन किन क्षेत्रों में भारत की, चाहे वो स्किल मैन पावर हो या फिर उनकी तकनीक हो या फिर दोनों देशों के आपसी संबंध हो, और ज़्यादा बेहतर किन आने वाले दशकों में कहाँ देखते हैं? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस इसका 3 डायरेक्शंस में होगा। पहला है जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सब देश के साथ नहीं होता है, और ये तभी होता है जब कुछ हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप देखते हैं, जिसमें कि डिफेंस का हमारा जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जहाँ पे काफी गैस रिजर्व्स है और काफी तनाव भी है उस इलाके में, तो भारत का जो एक रोल होगा और साइप्रस को उसमें सहमति सपोर्ट करेंगे हम लोग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जब हम लोग मैरीटाइम कनेक्टिविटी करते हैं तो साइप्रस का रोल इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा है जो कि तकनीकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में है, क्योंकि साइप्रस यूरोपियन नेटवर्क में बहुत ही मिला हुआ है। उसका जो एडवांस्ड एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका भी हम लोग लाभ ले सकते हैं। और जो हमारा जो यूरोप के साथ समझौता है, उसका एक अंश साइप्रस के साथ बनता है। तो तकनीकी, क्योंकि ये भविष्य का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स रहेगा, जी, भारत लाभकारी को ये क्षेत्र होगा। जरूरी है कि इन सबका करे। और तीसरा है जो कि पीपल टू पीपल कनेक्ट, क्योंकि आप जो कह रहे थे जो डेमोक्रेसी का है, वैल्यूज का है, ये सब में भारत और साइप्रस का बहुत ही पुराना रिश्ता है। वो लोग, आप जानते हैं कि वहां पे ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियनिटी चर्च है, जिसका कुछ लोग यहाँ पे भी है, लेकिन हमारा जो स्वाभाविक मित्र तो दोनों देश रहे ही हैं, रणनीतिक साझेदार भी आने वाले वर्षों में बनेंगे, तो भू राजनीतिक स्थितियों में कहीं ना कहीं बेहद बदलाव और सुधार भी होगा। हम चर्चा जारी रखेंगे आपसे, एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम अब बात करेंगे क्यूबा की और अमेरिका के बिगड़ रहे संबंधों की। आने वाले दिनों में अमेरिका नया मोर्चा खोल सकता है।
अमेरिका के न्याय विभाग ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला 1996 में अमेरिका के 2 विमानों के मार गिराए जाने का है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। 96 की इस घटना के समय राउल कास्त्रो क्यूबा के रक्षा मंत्री थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राउल कास्त्रो पर लगे आरोपों को एक बहुत बड़ा पल बताया है और कहा है कि अमेरिका इस विफल होते राष्ट्र को मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल बारम्यूडेज ने अमेरिका के आरोपों की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक पैंतरा बताया। क्या दुनिया एक और शीत युद्ध से दो चार होने जा रही है? क्या ईरान के बाद अब क्यूबा अमेरिकी जंग का नया अखाड़ा बनने जा रहा है? पिछले कई हफ्तों से क्यूबा की घेराबंदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और रूस व चीन की क्यूबा में बढ़ती दिलचस्पी पारंपरिक युद्ध से लेकर कोल्ड वार तक के संकेत दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये आशंका और भी प्रबल होती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा पर दबाव बढ़ा दिया है। दोनों नेता क्यूबा को एक नाकाम देश बताने के साथ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा मान रहे हैं। फ्लोरिडा से लेकर व्हाइट हाउस में दिए गए बयानों से संकेत मिलते हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों में क्यूबा के प्रति सख्त रुख अपनाने जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मानवता के नाते अमेरिका क्यूबा में निवेश करना चाहता है, जबकि मार्को रूबियो को लगता है कि क्यूबा दुश्मन देशों के हाथों में खेल रहा है। वो क्यूबा में रूस और चीन की खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी का आरोप लगाते हैं। इससे पहले अमेरिका ने क्यूबा के 6 दशक पुराने कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अब तक के सबसे आक्रामक अभियान का शंखनाद किया था। अमेरिका ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के खिलाफ वर्ष 1996 के एक मामले में केस दर्ज किया है। उन पर अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रचने, 4 लोगों की हत्या करने और 2 नागरिक विमानों को नष्ट किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। तब राउल कास्त्रो रक्षा मंत्री थे और उनके आदेश पर क्यूबा के लड़ाकू विमान ने एक मानवीय सहायता संगठन के 2 छोटे नागरिक विमानों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मार गिराया था। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन खुलकर क्यूबा के पक्ष में खड़े हो गए हैं। चीन ने साफ कहा है कि अमेरिका कानूनी कार्रवाई और प्रतिबंध बंद करे और क्यूबा की संप्रभुता का सम्मान करे। बीजिंग का यह बयान दिखाता है कि मामला अब केवल क्यूबा तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी ताकतों की सीधी टक्कर में बदल चुका है। तो सवाल यही उठता है कि चीन अचानक इतना सक्रिय क्यों हो गया है? पिछले कुछ सालों में चीन और क्यूबा के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। चीन क्यूबा के आधारभूत संरचनाओं में लगातार निवेश बढ़ा रहा है। इस समय क्यूबा पहले से ही अमेरिकी तेल प्रतिबंधों के कारण भयंकर ऊर्जा संकट, ब्लैकआउट और आंतरिक विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर चीन क्यूबा को आर्थिक या रणनीतिक मदद देता है तो अमेरिका की चिंता और बढ़ेगी। साथ ही ये इलाका फिर से सुपर पावर तनाव का केंद्र बन सकता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि क्यूबा का मामला अब केवल एक देश का संकट नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई बनता जा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये टकराव नए कोल्ड वार जैसे माहौल को जन्म दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते की। हमारे साथ संजय भट्टाचार्य जी, एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 30 साल पहले का मामला है 1996 का। अब जहाँ वहाँ का न्याय विभाग इस तरीके से कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इसके पहले अगर देखें, बाइडेन के शासनकाल में काफ़ी कुछ स्थितियाँ सामान्य हुई थी। बराक ओबामा के ज़माने में कहीं ना कहीं यात्रा भी हुई थी। ईरान, फिर उसके बाद वेनेजुएला, फिर धधकता हुआ पूरा का पूरा ये क्षेत्र, और अब ये क्यूबा। किस रूप में देखते हैं? कौन सी, किस तरीके की रणनीति है या किस तरीके की मानसिकता? क्यूबा में जो आरोप लगाए गए हैं ये बहुत ही संगीन है मेरे ख्याल में। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि वेनेजुएला में भी एक इंडाइटमेंट हुआ था उसके राष्ट्रपति के खिलाफ, और फिर एक इंटरवेंशन के जरिए वहाँ के राष्ट्रपति को अबडक्ट कर लिया गया था। अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो ऑपरेशन किया था। इस बार क्यूबा के भूतपूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपने सही कहा कि 30 साल का पुराना मामला है, लेकिन मायामी कोर्ट में इसके बारे में एक इंडाइटमेंट है। और अमेरिकन सिस्टम में जब इंडाइटमेंट होता है तो जो गिल्टी पार्टी मानते हैं उसको कोर्ट में लाने का वो लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। तो क्या रवैया लेंगे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे इसके बारे में एक और चीज कहने की जरूरत है
क्योंकि भारत को इस मामले को बहुत ही क्लोजली वॉच करना होगा, क्योंकि काफी साल पहले 62 के साल में क्यूबा में ऐसा ही एक माहौल हुआ था। उस समय कोल्ड वॉर का माहौल था। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का प्रॉब्लम हुआ था। और उसी के दौरान जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का ये मामला चल रहा था, भारत पे चीन का अटैक हुआ था 62 के साल में। हम उस समय नहीं थे, लेकिन हम सबको पता है कि चीन ने भारत पे हमला किया था। इस बार जो हम लोग देख रहे हैं, क्यूबा एक पॉन है। क्यूबा टारगेट नहीं है, लेकिन क्यूबा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बाकी देशों का यह संघर्ष चल रहा है। और इस बार रशिया का उतना हाल स्टेटस नहीं है क्यूबा में। रशिया क्यूबा का बहुत ही क्लोज पार्टनर है, लेकिन चीन वहां पे अभी बहुत ही क्लोजली इन्वॉल्व है। और मार्को रूबियो ने कहा है कि वहां पे चाइनीज इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो है उनका कार्रवाई जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। तो हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान से इसका डेवलपमेंट को मॉनिटर करना होगा, क्योंकि पिछली बार जब क्यूबन क्राइसिस हुआ था वो हमारे लिए बहुत ही घातीपूर्वक था। भट्टाचार्य जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे वेनेजुएला में हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, क्या क्यूबा वेनेजुएला है या इतना आसान स्थितियां कहीं ना कहीं अमेरिका वहां पर देखता है तब, जबकि चीन और रशिया कहीं ना कहीं इस पूरे स्थिति को, चाहे वो पारंपरिक या फिर कूटनीतिक रणनीतिक युद्ध में तब्दील करने के लिए तत्पर देखते हैं? मेरे ख्याल में राष्ट्रपति जब इलेक्शन में के प्रोसेस में थे, राष्ट्रपति ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन में थे, उन्होंने एक बार बहुत बार कहा था कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं और अमेरिका को युद्ध से पीछे ले जाना चाहते हैं। लेकिन उनके होने के राष्ट्रपति होने के बाद हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पैलेस्टीन में, गाजा में, फिर ईरान का जो वॉर है, उससे पहले यूक्रेन के मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन काफी सपोर्ट दिया है। और हाल में नेटो का एक मीटिंग हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकन फोर्सेस पोलैंड में जाएंगे। और ऑफ कोर्स वेनेजुएला का मामला तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो ये क्या और देश में हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला में भी चाइनीज इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग थे। और जिस रात को वहां पे वेनेजुएला का राष्ट्रपति को अबडक्ट किया गया था, उसी दिन चाइनीज डेलीगेशन के साथ उनका मीटिंग हुआ था और उसके बावजूद अमेरिकन फोर्सेस ने ये किया था। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि रशिया या चीन उतना अग्रसर है कि इसको प्रिवेंट करे। ये जरूरी है कि ग्लोबल कम्युनिटी को इसके बारे में बातचीत, डिप्लोमेटिक प्रोसेस का लेना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है डिप्लोमेसी का ऑप्शन है, लेकिन अगर हम देखें रूबियो का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी है लेकिन हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो कहना चाहिए कि उम्मीद रखिए और बातचीत कीजिए। हाँ, क्योंकि संवाद और डायलॉग या फिर डिप्लोमेसी यही समस्याओं के हल के लिए है। नाकाम देश भले ही क्यूबा को बताए, लेकिन 56 से लेकर आज तक नाक में दम भी कर रखा है क्यूबा ने अमेरिका और इस तरीके की शक्तियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर भट्टाचार्य जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। और खबर दुनिया में अगर बात करें तो अब आपको दिखाएंगे विश्व की कई अन्य अहम खबरें, ऐसी खबरें जो जानना आपके लिए ज़रूरी, और क्या है वैश्विक हलचल। तो आप देखिए विश्व भर की कई अहम खबरें। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत आगे बढ़ी है। ईरानी मीडिया के अनुसार दोनों पक्ष संभावित समझौते के मसौदे और औपचारिक ढांचे पर चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने आदेश दिया कि देश का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम विदेश नहीं भेजा जाएगा। ईरान के साथ संघर्ष के दौरान इजराइल पर हमलों को रोकने के दौरान अमेरिका ने अपने एडवांस मिसाइल रक्षा भंडार का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्ट दागे, जो कि पेंटागन के कुल मिसाइल भंडार का करीब आधा हिस्सा है।
इस बीच अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हंकाओ ने कहा कि ईरान में अमेरिकी अभियानों के लिए पर्याप्त गोला बारूद सुनिश्चित करने के लिए ताइवान को हथियारों की बिक्री फिलहाल रोक दी गई है। नाटो के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने पोलैंड में 5000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इसका ऐलान किया। ट्रंप के इस फैसले से यूरोप में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को कम करने के बारे में बदलते बयानों के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कहा था कि वह यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 5000 तक कम करेगा। इजराइल ने गाजा नाकेबंदी तोड़ने वाले सैकड़ों फ्लोटिला कार्यकर्ताओं को रिहा कर तुर्की भेज दिया है। करीब 420 कार्यकर्ता गुरुवार को इस्तांबुल पहुंचे। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फ्लोटिला के सभी विदेशी कार्यकर्ताओं को निर्वासित कर दिया गया है। फ्लोटिला कार्यकर्ताओं पर इजराइल की कार्रवाई पर कई देशों ने आक्रोश जताया था। सूडान में स्वास्थ्य एजेंसियां डेंगू, मंकीपॉक्स और संदिग्ध हैजा के फैलते मामलों को काबू करने की कोशिशों में जुटी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वेस्ट कोर्डोफान के एल नहूद में हैजा जैसी तीव्र एक्यूट वाटरी डायरिया की 100 से अधिक संदिग्ध मामले और कई मौतें दर्ज की गई है। वहीं दारफुर में मंकीपॉक्स के 300 से अधिक संदिग्ध मामले और 5 मौतें सामने आई है। नॉर्दर्न और रिवर नाइल राज्यों में डेंगू के मामले 3 गुना बढ़कर 500 से ज्यादा हो गए हैं। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में गुरुवार को 2 अलग अलग घटनाओं में हुई गोलीबारी में 25 लोगों की मौत हो गई। पहला हमला ट्रिजिलो के एक बागान में हुआ, जहां 19 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये इलाका कई दशकों से जमीन विवाद और संघर्ष का केंद्र रहा है। वहीं दूसरा हमला ग्वाटेमाला सीमा के पास हुआ, जहां गैंग विरोधी मिशन पर तैनात पुलिस टीम पर बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।